Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I'm a UGC NET Home Science faculty. So today in this session again we are going to discuss about PYQs जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऑलरेडी एग्जाम में पहले आ चुके हैं. तो इन सब के क्वेश्चंस के बारे में आज हम फिर से एक सेशन में डिस्कस करते हैं. होप आपको इस सेशन अच्छे लगते होंगे PYQs के. तो इसी तरीके से मैं आगे भी PYQs के सेशन जो है वो लेके आती रहूंगी. सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ ब्लांचिंग. यहाँ पे जब भी हम ब्लांचिंग करते हैं उसका प्राइमरी रीजन क्या होता है. तो यहाँ पर पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है. ब्लांचिंग का मतलब होता है इट इज अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फूड लेते हैं, उस फूड को पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं. हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बाद हम उसको इमीडिएटली कोल्ड वाटर में रख देते हैं, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करते क्यों है, ताकि इसमें जो भी आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हीटिंग में किल हो जाए. मेनली ब्लांचिंग करते हैं टू इनएक्टिवेट द एंजाइम. एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए हम ब्लांचिंग का यूज जो है वो करते हैं. सबसे पहले हॉट वाटर यूज करते हैं, देन उसको इमीडिएटली कोल्ड वाटर में रख देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बात करूँ, तो यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हम जनरली ब्लांचिंग करते हैं. जैसे हम कोल्ड सबसे पहले इसको हॉट वाटर में डिप करते हैं, ताकि जितने भी इसके हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब इनएक्टिव हो जाए. देन उसको हम कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि उसका कलर जो है वो भी रिटेन रहे. तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनएक्टिवेट द एंजाइम इन फूड. और यहाँ पे क्या है, कलर जो है वो रिटेन रहता है. तो ब्लांचिंग रिटेन्स द कलर. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि कलर जो है वो इम्प्रूव होता है. अगर मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करूँ, आपने देखा होगा जब आप उनको बॉईल करते हो तो जो कलर है वो और ज्यादा एनहांस हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है, कलर रिटेन रहता है, कलर जो है वो एनहांस हो जाता है. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अप्रोच. तो जब मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में जब पढ़ाऊंगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो वहां पे कुछ मैनेजमेंट अप्रोचेज आएंगी. तो यहाँ पे कौन सी मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है. तो जब हम मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लासिक सिस्टम और ह्यूमन रिलेशन तीनों ही मैनेजमेंट अप्रोच है. यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम कोई भी तरह की अप्रोच नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो डिलीट हो जाएगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सोशियोमेट्री इज अ टूल टू मेजर चाइल्ड. यहाँ पे जो सोशियोमेट्री एक टूल यूज होता है, जब ये नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए यूज होता है, नॉट इंटेलिजेंसी लेवल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए यहाँ पे सोशियोमेट्री टूल्स का यूज किया जाता है. फोर्थ क्वेश्चन इज एबीसी ऑफ अ पोस्टर इज. यहाँ पे अगर मैं एबीसी की बात करूं तो एबीसी की फुल फॉर्म क्या है. यहाँ पर जब भी हम एक पोस्टर डिजाइन करते हैं तो पोस्टर कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी अटेंशन ब्रीफ एंड क्लियरिटी. अगर उस पोस्टर को कोई रीड करेगा तो वो अच्छा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और उसमें एकदम क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following foods are rich in omega 3 fatty acid. यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फूड है वो कौन कौन से है. तो यहाँ पे ओमेगा 3 वाले हो जाएंगे लार्ड, बटर और फैटी फिश. ये तीनों कौन से हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच है. अगर मैं ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड सीड्स और वॉलनट की बात करूं तो ये होते हैं, दे आर रिच इन ओमेगा 6. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, बी एंड सी. मतलब ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट कम्स विद द सप्लाई. असर्शन दिया हुआ है इनवॉइस. जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो एक इनवॉइस मिलता है, मतलब पेमेंट करने से पहले आपको एक पूरा बिल बना के दिया जाता है, दैट इज अ इनवॉइस. दैट कम विद द सप्लाई. क्या सप्लाई के साथ आता है, नहीं. रीजन क्या है, कैश पेमेंट हैज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इट. क्या इसके बेस पे आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती है, नहीं. ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आप कैश ही पे करो. तो यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन जो है वो गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, मींस बोथ स्टेटमेंट्स आर false. Now coming to the seventh question, home is a place for development of both sexes through the equal opportunities. Reason क्या दिया हुआ है, the personal and
प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ बोथ सेक्सेस इज नॉट पॉसिबल विद इन होम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम, जैसे हमने हाउस मैनेजमेंट पढ़ा था, फैमिली स्टडीज पढ़ी थी, तो होम जो है वो एक जगह है जहाँ पर दोनों ही मेल फीमेल रहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों ही मेल फीमेल का पॉसिबल है। तो यहाँ पे assertion इज करेक्ट while आर इज रॉन्ग। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी जो आते हैं assertion रीजन में, जितना ज्यादा आप PYQ को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इजी रहेगा एग्जाम क्वालिफाई करने में, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में जर्नल assertion रीजन मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस, इन्हीं बेस पे जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। Now coming to the 8th question, for a successful outcome of nutrition program for the community, state the sequential orders of step to the taken। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनके स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। कैसे अरेंज होगा? जब भी हम न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कैसे अरेंज करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आओ एलिमिनेशन मेथड का यहाँ यूज करते हैं। क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सबसे पहले? नहीं, अभी तो कोई प्रोग्राम बना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्या यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को प्रियोरिटाइज किया जाता है, या फिर पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट को? मतलब जो वहाँ जिस चीज के लिए चलाया गया है, जो उनका मोटो है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर पहले यहाँ पे प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज किया जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले हम टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां पे क्या टारगेट है। तो यहाँ पर कौन सा है? ई में आ रहा है आइडेंटिफाई टारगेट। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट को। जब भी हम न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाएंगे सबसे पहले हम अपना टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्रॉब्लम को देखेंगे क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे NNM हो गया, मिड डे मील वाले प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एडोलेसेंट में एडोलेसेंट के लिए बनाना है, एडल्ट के लिए बनाना है। तो ये सारे पहले हम टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उनकी प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देन जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जो भी हमने रूल्स बनाए हैं इनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और लास्ट में होती है मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन। उनको चेक किया जाता है कि ये जो प्रोग्राम चलाया गया है, जैसे मिड डे मील का हो गया, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हो गया, ये सारे करेक्ट हुए, चल रहे हैं नहीं। लास्ट में क्या करी जाती है? इनकी मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now question number 9th is give the sequence in which a purchase officer places a purchase order। ये भी आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि जब एक परचेज ऑफिसर अपने कोई भी ऑर्डर को परचेज करता है, कोई मटेरियल को खरीदता है, तो वो कैसे खरीदता है। आओ यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। यहाँ पे कोई भी जब ऑफिसर होगा, परचेजर जो होगा, वो कैसे परचेज करेगा? क्या वो पहले ऑर्डर देखेगा? क्या वो पहले नीड को आइडेंटिफाई करेगा, या वो वेंडर को देखेगा सबसे पहले, या फिर स्पेसिफिकेशन को लिखेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले तो नीड आइडेंटिफाई होगी ना, कि अगर मान लो एक आपका होटल मैनेजर है, उसको अपना कुकिंग मटेरियल चाहिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? वेंडर को ढूंढेगा? नहीं, क्योंकि उसने अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाया। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो नीड को देखेगा, कि पहले आइडेंटिफाई करेगा कि नीड क्या है कस्टमर की। तो यहाँ पर क्या है? डी किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई होगा, देन वो अपनी स्पेसिफिकेशन लिखेगा कि ये उसको चीजें चाहिए, या फिर ये वाला रॉ मटेरियल चाहिए ना। अब वहां पे एक वो ऑर्डर फॉर्म निकालेगा। ऑर्डर फॉर्म को निकालने के बाद अपना मेथड ऑफ परचेज चूज करेगा। अगर मैं कुकिंग की बात करूं या फूड सर्विस सिस्टम की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से मेथड थे, कन्वेंशनल, कमिशरी, ये जितने भी हमने मेथड्स पढ़े थे, ये सारे इसमें से अपना चूज करेगा कौन सा मेथड, जो कौन सा परचेजिंग मेथड है वो चूज करना है। और उसके बाद क्या करेगा? वो एंड में यहाँ पर मेथड ऑफ परचेज चूज करने के बाद क्या है? वेंडर को आइडेंटिफाई करेगा
कि इस वेंडर से मुझे ये परचेजिंग करनी है, तब मेथड चूज करेगा तभी तो परचेज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स। अब हमें यहाँ गारमेंट्स बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले गारमेंट्स को कट किया जाता है, फिर लेबलिंग होती है, फिर बंडलिंग होती है और लास्ट में असेंबलिंग होती है। तो इस तरह से भी सीक्वेंस में अरेंज करना एग्जाम में आ सकता है। Now next question is, high salt and low potassium intakes are a risk factor for developing hypertension. Hypertension ज्यादा salt और कम potassium intake से हो सकता है, correct है बिल्कुल। नेक्स्ट है कंज्यूमिंग प्लांटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिकमेंडेड फॉर हाइपरटेंशन। जिसको हाइपरटेंशन की बीमारी है, क्या उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट वेजिटेबल कंज्यूम करने चाहिए? फ्रूट वेजिटेबल कंज्यूम करने चाहिए, लेकिन प्लेंटी ज्यादा अमाउंट में नहीं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो आर पार्शियली करेक्ट हो जाएगी और असर्शन तो यहाँ पे करेक्ट ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next question, good communication happens only when? Good communication कब होगी? More messages are given in the right form and to right people. क्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैसेज देने चाहिए सही तरीके से? नहीं। right message is given in right form and to the right people. क्या सही मैसेज देना चाहिए सही तरीके से सही लोगों को? ये करेक्ट हो जाएगा। वेरियस मीडिया आर यूज टू गिव मैसेज, क्या ज्यादा से ज्यादा मीडिया को यूज करना चाहिए? नहीं। क्या अच्छी कम्युनिकेशन होगी आप अगर मीडिया ही यूज करोगे तो? नेक्स्ट है मैसेजेस आर डिटेल्ड एंड विद इलस्ट्रेशन। क्या वहां पे भ्रम के मैसेजेस, मतलब जिसमें इलस्ट्रेशन हो जाए, समझना है, ऐसे मैसेजेस देने चाहिए? नहीं। तो अच्छी कम्युनिकेशन कब होगी? जब राइट मैसेज दिया जाएगा राइट फॉर्म में और राइट लोगों को, ना कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज देने से अच्छी कम्युनिकेशन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट answer. Now 13th question is, arrange the following teaching learning methods in order of learner ability. Learners की ability के बेस पे आपको teaching learner method यूज करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यूज होता था वो होता था रेडियो टॉक। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन डिलीट हो गए। अब यहाँ पर आ जाओ थर्ड या फिर फर्स्ट। थर्ड कौन सा? डेमोन्स्ट्रेशन और वीडियो शो। तो पहले रेडियो टॉक के बाद क्या होता था? रेडियो टॉक के बाद फिर वीडियो शो से पहले लोग देखते थे, फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आया और अब कौन सा आता है? लेबोरेटरी मेथड, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लैब्स में लोगों को प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है ताकि एक टीचर और लर्नर जो मेथड है वो इम्प्रूव हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 14 पार्ट, द गम यूज्ड फॉर प्रिंटिंग सिल्क विद एसिड डाई। अगर हम एसिड डाई यूज करके सिल्क प्रिंटिंग कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा गम यूज करेंगे? ये मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रिंटिंग पढ़ाया था। तो वहां पर जो है वो गम अरेबिक का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 15th क्वेश्चन, एग योक इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेयोनीज। मेयोनीज बनाने के लिए एग योक का यूज होता है, करेक्ट। रीजन क्या है? एग योक इज एडेड टू गिव ब्राइट येलो कलर। क्या एग योक ब्राइट येलो कलर के लिए डाला जाता है? नहीं, ठीक है। यहाँ पे फैट होता है, फैट प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो एग योक है वो मेयोनीज के लिए तो यूज हो रहा है लेकिन वो ब्राइट येलो कलर नहीं देता। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो रीजन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये A is correct and R is wrong. A is correct and R is wrong. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जेली। कौन सा जेली का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? क्या पैक्टिन? पैक्टिन तो है। जब मैंने आपको पैक्टिन बताया था तो मैंने बताया था कि जब भी हम फ्रूट कोई भी जेली, मार्मलेड या जैम बना रहे हैं तो उसमें पैक्टिन का कितना रोल है, क्योंकि पैक्टिन तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। गुआवा की बेस्ट जेली बनती है पैक्टिन की, बताया था ना। तो यहाँ पर पैक्टिन तो कंपोनेंट है, एसिड भी है, शुगर भी है, क्योंकि जब मैंने आपको शुगर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उनका क्या रोल होता है। तो यहाँ पे फ्रूट पल्प का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि फ्रूट में से ही हम क्या निकाल लेते हैं? पैक्टिन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट पल्प जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर।
Now coming to the 17th question, the sequential order of play development in children. अब हमें प्लेज लगाने हैं। मैंने ये पहले आपको PYQ में कराया हुआ है कि जब भी बच्चा खेलता है तो वो कैसे कैसे प्ले करता है। तो सबसे ये चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सॉलिटरी प्ले होता है जिसमें वो दूसरों को पहले वो अकेला जो है वो ऑब्जर्व करता है चीजों को। फिर क्या कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव तो बाद में होता है, ग्रुप प्ले बाद में होता है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो सोलेटरी आता है, तो यहाँ पे सोलेटरी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहले सिंगल प्ले आता है, पहले वो अकेला देखता है, फिर पैरेलल प्ले, दूसरे बच्चों को देखते हुए साथ में उनके पैरेलली खेलता, उनके साथ नहीं खेलता। फिर कोऑपरेटिव में क्या है, वो बच्चा साथ में ग्रुप के साथ जो है वो खेलने लगता है। फिर इसके बाद एसोसिएटिव प्ले आता है। तो ये सारे होते हैं टाइप्स ऑफ प्ले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ 18th क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, a child rearing style that is high in acceptance and involvement emphasize firm control with reasoning। यहाँ पे बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि उनकी चीजों को एक्सेप्ट भी किया जाता है, उनकी चीजों को इन्वॉल्वमेंट भी होती है पेरेंट्स की इसमें, और पेरेंट्स के अपने बच्चों को समझते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होते, पेशेंस रखते हैं, उनको पनिशमेंट नहीं देते। तो मैंने आपको पेरेंटिंग जब पढ़ाया था तो उसमें हमने 4 तरीके की पेरेंटिंग पढ़ी थी। एक क्या थी, ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन, परमिसिव, और एक थी अनइन्वॉल्व्ड या फिर नेग्लेक्टफुल। तो इसमें क्या था, इन्वॉल्व तो कोई है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे अनइन्वॉल्व होना चाहिए, नॉट इन्वॉल्व। परमिसिव में वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्रीडम देते हैं, और ऑथोरिटेरियन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर पेरेंट्स जो है बच्चों को समझते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उनकी लाइफ में, उनको समझाते हैं। तो वो कौन सी स्टाइल थी, अथॉरिटेटिव स्टाइल। अथॉरिटेरियन में पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर एक बार रूल्स बना दिए तो वो उनके ऊपर स्टिक रहते हैं, बच्चों को यहाँ ज्यादा फ्रीडम नहीं होती, उनको पनिशमेंट दी जाती है अगर वो उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते। परमिसिव में बिल्कुल फ्रीडम होती है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन होती है 2 वे, यहाँ पर तो 1 वे होती है। परमिसिव में भी 2 वे हो सकती है, और अनइन्वॉल्व में तो, या फिर इन्वॉल्व तो है ही नहीं, अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल में पेरेंट्स का वहां पर कोई भी रोल नहीं होता। तो ये होती है सारी पेरेंटिंग स्टाइल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ना एग की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो एग की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, देखो एग्स की प्रॉपर्टी जब मैंने एग कराया था तो एग वाले सेशन में आप जाके देखना एग की क्या क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी। बाइंडिंग है, ठीक है, बाइंडिंग तो करता ही है, इंग्रेडिएंट्स बाइंड होते हैं। ब्राउनिंग, क्या एग ब्राउनिंग करता है, नहीं। एमएल्सिफाइंग भी करता है, फर्मेंटेशन करता है, या थिकनिंग लीवनिंग करता है। देखो एग का यहाँ पे फर्मेंटेशन में कोई भी रोल जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर फर्मेंटेशन तो नहीं करता एग, ठीक है। थिकनिंग में हेल्प करता है, ठीक है, थिकनिंग और लीवनिंग एजेंट। जब CO2 प्रोड्यूस होती है तो वहां पे क्या एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं एग में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, C, E एंड F। ए यहाँ पर A, C, E एंड F। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ डिलीट कर दो, फर्मेंटेशन नहीं होती, तो ये तीनों ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पर एलिमिनेशन भी यूज हो सकता है, या आप सिंपल तरीके से समझ भी सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 20th क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फैट इज एस्टिमेटेड बाय विच मेथड। यहाँ पे जब हम फैट का अनसैचुरेशन निकालते हैं तो यहाँ पे आयोडीन वैल्यू जो है इसको यूज किया जाता है टू मेजर द अनसैचुरेशन इन फैट। तो जब हम अनसैचुरेशन फैट में यूज करते हैं मेथड, दैट इज आयोडीन वैल्यू की फॉर्म में उसको मेजर किया जाता है अनसैचुरेशन को। तो ये थे कुछ आपके PYQs। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। इसी तरीके से मैं आगे और सेशन में PYQs लेके आने वाली हूँ ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस हो। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड।